हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं सी टेट 2026 का प्रिपरेशन। और हमारा जो यहाँ पर टारगेट लिया था हमने, वो मैथमेटिक्स एंड साइंसेस वाला पार्ट का मैथ्स वाला पार्ट यहाँ पर मैंने सॉल्व किया आपके सामने। तो जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था हमने नंबर सिस्टम से। उसमें हमने नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है। और मैंने लगभग सुटेबल एग्जाम्पल जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 2024 में आया था, उससे एक दो एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से मैंने सिर्फ 2D 3D छोड़ रखा है, क्योंकि ये मेंसुरेशन के अंदर कवर हो जाता है और इसमें लगभग 2D में सिंपल टॉपिक ही रहते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, और 3D में रहता है जैसे हमारे क्यूब, क्यूबॉइड, उसके वॉल्यूम, जिसका भी हमें कोन वगैरह, ठीक है, और सिलेंडर, उनका जो वॉल्यूम निकालना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे 3D में होता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन में यही दोनों से रिलेटेड चैप्टर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिमेट्री मैंने आपको करवा दी है, और कल मैंने लास्ट इस टॉपिक का वीडियो डाटा हैंडलिंग भी डाल दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लगभग मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और किसी का 7 को है पेपर फरवरी और किसी का 8 को है, तो आप लोगों को अपने पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी आज की वीडियो हमारी कौन सी रहेगी, आज हम करेंगे जो हमारा बच गया है इस मैथ्स वाले में, वो है पार्ट बी, पेडागोजिकल इशूज। जो हमारी मैथ की पेडागोजी है वो हमारा बच गया है, वो वाला पार्ट हम आज इस वाले में वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसमें उससे पहले हम देख लेते हैं कि पेडागोजी में जो हमारी मैथ्स की पेडागोजी है उसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हमारा है। पहला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम है। तीसरा है लैंग्वेजेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स, रेमेडियल टीचिंग कैसे करते हैं मैथ्स में, और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। मैथ्स पढ़ाते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ हमें उसका सॉल्यूशन भी देना होगा कि उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो पेडागोजी ऑफ मैथ्स में रहेगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम जो यहाँ पर मैंने पीडीएफ यूज किया है वो है ओपन यूनिवर्सिटी का मैथ पेडागोजी ऑफ मैथ पार्ट 1 वाला पीडीएफ यहाँ पर मैंने यूज कर रखा है। आप लोग इसको ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है, तो आप खुद से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जो पार्ट मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैं सारा पार्ट आपको नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। बाकी पार्ट जो थ्योरेटिकल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स पेडागोजी का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है गणित का जो पेडागोजी है, उसमें उसका हिस्ट्री है और नेचर है और उसका क्षेत्र है, मतलब मैथमेटिकल टीचिंग का इतिहास है, मतलब हिस्ट्री, नेचर एंड स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा सिर्फ नेचर ही हमारे सिलेबस में है जो इसमें दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे या स्कोप से नहीं मिलेंगे। दिया सिर्फ नेचर है, बट आपको क्वेश्चन हिस्ट्री और स्कोप से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखो क्या क्या है। आदिकाल है, उस समय किस प्रकार से गणित का विकास हुआ था, या फिर उस समय किन्होंने गणित को डेवलप करने में अपना योगदान दिया था। पूर्व काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, ये टाइम पीरियड्स में गणित किस प्रकार का था, ये गणित के इतिहास में कवर होता है। और इसके मैथमेटिशियन कौन कौन थे, आर्यभट्ट वगैरह, उनके बारे में यहाँ पर रहता है। और इसका डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम मेनली हमारे सिलेबस में फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सिलेबस में सीधे सिर्फ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया है, बट आपको इसके क्वेश्चन भी
देखने को मिलेंगे, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में एक यहाँ पर गैलीलियो का जो वैज्ञानिक थे, उनका एक कथन यहाँ पर बहुत फेमस है। वो है, गणित वह भाषा है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर दैनिक जीवन में गणित। तो आप देखते ही हैं कि हमारे दैनिक जीवन में के हर एक चीज़ में यहाँ पर गणित का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, देखिए। मजदूर, किसान, दुकानदार और नौकरी करने वाला, और चाहे कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे जिसने शिक्षा प्राप्त की हो और अपनी जिंदगी में गणित का बखूबी से उपयोग करते दिखलाई पड़ते हैं। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में गणित का प्रयोग होता है। बिना गणित के कुछ संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर चीज़ में यहाँ पर गणित का योगदान होता है। तो एक EMRS का पेपर जो हुआ था आपका, उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का कि गणित का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसमें ABCD 4 ऑप्शन थे। तो वहाँ पर एक अर्थशास्त्र या इकोनॉमिस्ट करके कुछ ऑप्शन था, तो वो वाला राइट था, ठीक है। तो क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो वहाँ पर इकोनॉमी जो हम कह सकते हैं उसको अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें हर चीज़ें आती हैं हमारी, जो जीवन में जितने भी हमारे चारों ओर जो भी बिजनेसेस रन कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में आ जाती है। तो उसमें सर्वाधिक प्रयोग किसका था? गणित का। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, ठीक है। ये मैंने आपको सीटेट से हट कर एक क्वेश्चन बता दिया। दूसरी चीज़ है गणित और समाज। तो हमारा समाज गणित से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे समाज में जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे और भी प्रकार की कोई भी घटनाएँ होती है, तो उन सब से जुड़ा होता है गणित, ठीक है। अगर हमें गणित नहीं आता, एक दुकानदार ही है, तो उसको कम से कम हिसाब-किताब करने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपनी आजीविका कमा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक परिपाटी पर प्रकाश डाला जाए तो कुछ गणितज्ञ हैं, जैसे आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, रामानुजम जैसे व्यक्ति, जो भारतीय समाज पर अमिट छाप छोड़ी, क्योंकि इन्होंने अपना अपना योगदान दिया। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने शून्य का खोज किया था, और भी कार्य किए हैं। तो इनका जैसे डिटेल आपको अगर काम देखना है, तो आपको ये PDF डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इनके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दिया गया है, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर एक समाज में गणित का योगदान बताया गया है। जैसे इतिहास में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, उसमें स्नानागार, सड़कों की चौड़ाई के बीच मतलब दूरी और ईंटों की लंबाई से स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में गणित लगभग मतलब प्राचीन काल में भी क्या थी, बहुत एडवांस थी, या फिर उसको हम बोल सकते हैं विकसित बोल सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में आप जी ही रहे हैं, तो गणित का क्या स्थान है समाज में, वो चीज़ें आप लोग खुद बता ही सकते हो। बाकी पेपर में जो आपको ऑप्शन दिखेगा, उसमें से मोस्ट सुटेबल आपको यहाँ पर चूज करना होता है, ठीक है। ऑप्शन ABCD में से, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होंगे, उसमें से आप जो मोस्ट सुटेबल होगा, समाज में गणित का क्या योगदान है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा है, वो है गणितज्ञों का योगदान। गणितज्ञों का योगदान जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक गणितज्ञ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है। जैसे पहले यूलर है, ये कहाँ रहता था, ठीक है। यूलर को गणित का बादशाह कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, एक पूछ सकता है। अभी जो मैं पेडागोजी करा रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट वाला, उसमें दिया तो नहीं गया है, बट ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ इनसे भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि इन्होंने क्या खोज की गणित के क्षेत्र में, ठीक है, रूलर ने, और क्या चीज़ करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ें पूछता है।
उसके बाद देखिए गॉस भी दिया गया है, आपको इसके बारे में भी डिटेल पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यूक्लिड दिया है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल होगा ये। तो ये पेडागोजी के अंदर आते हैं, मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने इनका जो खोज है, जो इन्होंने कार्य किया है मैथ्स के क्षेत्र में, वो उन सब का यहाँ पर डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पाइथागोरस हो गए, ठीक है। पाइथागोरस और उनकी जो भी योगदान है, आइंस्टीन हो गए, आइंस्टीन ने मैथमेटिक्स के बारे में क्या योगदान दिया है। यहाँ पर ब्रटरैंड रसेल है, ब्रटरैंड रसेल हो गया। यूक्लिड और आर्यभट्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे उन्होंने शून्य का परिचय किया था, और दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट था वो पाई के अनुमानित मान की इन्होंने गणना की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे शून्य वाला तो लगभग सभी जानते ही हैं, बट एक और इनका जो योगदान था वो था पाई का अनुमानित मान जो था इन्होंने निकाला था, जो कि 3.14 समथिंग था। आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन और उनका योगदान है। ब्रह्मगुप्त गुप्त है, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त श्रीनिवास, ठीक है, श्री रामानुजन जी हैं, और जिन्होंने रामानुज सीरीज करके भी दिया था, ठीक है। और भास्कर प्रथम अगला जो है, और सत्येंद्र नाथ बोस भी हमारे मैथमेटिशियन थे। के बारे में डिटेल बताया गया, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ्स पेडागोजी करके डालिएगा, वहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी का जो पीडीएफ आएगा आप उसको डाउनलोड करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा आपका, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसका फैक्ट याद रहेगा। ऐसा इसमें बहुत कुछ है नहीं। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य मतलब गणित को जो सिखाया जाता है उसके जो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो उस विद्यार्थियों को गणित के संबंधी संप्रत्ययों, कॉन्सेप्ट और सिद्धांत, प्रिंसिपल का ज्ञान करवाना, ठीक है। जीविकोपार्जन मतलब उनको अपनी कमाई के योग्य बनाना, जैसे दुकानदार को हिसाब करना आता है जैसे मैथ की वजह से, ठीक है। गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तार्किक शक्ति देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी को बोल रहे कि तुमने मुझे कुछ जितने, जैसे किसी ने किसी से मान लीजिए पैसे ले लिए, अब वापस करते समय अगर ज़्यादा मान रहा है तो उसको अगर तार्किक शक्ति नहीं है उस चीज़ का कि जितना दिया है उतना लेना है, तो उस चीज़ को भी कौन इंट्रोड्यूस करता है, मैथमेटिक्स। मानसिक विकास होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, अनुशासन प्रदान करता है। तो ये थे गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो हमारा शिक्षा में क्या होता है कि जैसे गणित ही नहीं और विषय में भी ये सब में लागू है कि जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वह छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों को कोई टॉपिक नहीं आता था, हम या पता नहीं था, हमने उनको बता दिया, तो अब उनको वो चीज़ आ गई, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो शिक्षा का या फिर मैथ पेडागोजी का विशिष्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यही होता है कि वांछित व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। और इसको डिटेल में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक उद्देश्यों के बारे में जो काम किया था वो था ब्लूम ने। उन्होंने एक टेक्सोनोमी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लूम के अनुसार गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य सीखने के एक से अधिक प्रकार हैं, ठीक है। उस बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया, 1956 में एक समिति बनाई थी और 3 डोमेनों की पहचान की थी, ठीक है। संज्ञानात्मक मानसिक कौशल, या इसको कॉग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं, भावनात्मक या इमोशनल भी बोलते हैं इसको, साइकोमोटर या फिर इसको मनोशारीरिक
या फिर उसके फिजिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये ज्ञान से रिलेटेड होता है बालक के, ये मन से रिलेटेड, उसके इमोशन से रिलेटेड, और ये उसके फिजिकल या फिर उसके फिजिकल ग्रोथ से या उसके क्रियाविधि से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिटेल में जानेंगे तो देखिए संज्ञानात्मक, देखिए संज्ञानात्मक डोमेन में यहाँ पर बनाया भी गया है। ये है संज्ञानात्मक उद्देश्य, ये भावनात्मक और ये मनोगत्यात्मक या मनोचालक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। तो 1956 में ब्लूम ने क्या किया था कि इनको 3 उसमें बाँट दिया था, ठीक है, क्षेत्र में। तो जो उसका पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसको उसने 6 श्रेणियों में बाँट दिया था कि हम ज्ञान में क्या उसके उद्देश्य रहेगा। तो पहला है ज्ञान। इसमें क्या था आँकड़े या जानकारी याद करना, ठीक है? पहचान करना, जानना, ठीक है? सूची मिलान करना, रूपरेखाएँ याद रखकर दोहराना। दूसरा था समझ बूझ। इसमें क्या करना था, अनुवाद करना, प्रेक्षेप या निर्देशों को अर्थ को समझना, समस्याओं को व्याख्या करना, ठीक है। था अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब जो चीज उसने सीख ली है उसको प्रयोग करना, मतलब ठीक है। जैसे जोड़ना उसने सीख लिया तो उसको फिर उसको जोड़ का प्रयोग करना, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसके बाद है डी है विश्लेषण। उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या था कि एक समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित करना, ठीक है? या समस्या को या प्रॉब्लम को उसको छोटे-छोटे उसमें एनालिसिस का मतलब आप वैसे भी समझते होंगे, कोई क्वेश्चन को एनालिसिस करना, तो मतलब हम उसके हर पार्ट को छोटा-छोटा करके उसको हर पार्ट को हम देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं, किसी समस्या को विखंडित करना और तुलना करना, विषमता दिखलाता है, ठीक है? ये चीज़ें इसमें आती हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पानी प्रकाश पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाता है। तो इस पर प्रकाश संश्लेषण से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। और विश्लेषण एनालिसिस, आप किसी पेपर का एनालिसिस करते हो तो उसको हर तोड़ तोड़ के उसको देखते हो, तो उन इस 2 एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हो, विश्लेषण और संश्लेषण को, ठीक है। तो इतने थे इसके, जो फर्स्ट था ज्ञानात्मक का। एक लास्ट बच गया है मूल्यांकन। मूल्यांकन करना तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ उसने सीखी उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। वो दूसरा डोमेन था भावात्मक डोमेन। इसमें देखिए इसमें क्या था, क्रथवोल और ब्लूम मासिया 1973 में दिया गया था, ठीक है। तो एक साथ नहीं दिया था, पहला वाला जो था वो 1964 में दिया था, उसके बाद 1973 में भावनात्मक डोमेन पे दिया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, पहला था प्राप्ति से संबंधित परिघटना, जैसे सुनने की तत्परता, चुनिंदा ध्यान सूचक शब्द, पूछता है, चुनता है, वर्णन करता है, इस टाइप का, ठीक है। दूसरा था परिघटना पर प्रतिक्रिया देना, ठीक है। कोई घटना है उस पर रिस्पॉन्स देना, या फिर उस पे कुछ भागीदारी करना बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला था परिघटना, प्राप्ति से संबंधित परिघटना, ठीक है। दूसरा है प्रतिक्रिया देना। तीसरा क्या है भावनात्मक में, मूल्यांकन। मूल्यांकन वो मूल्यांकन हम जैसे किस प्रकार से करेंगे, मूल्यांकन विशेष मूल्यों के समुच्चय के आंतरिकरण पर आधारित, ठीक है, जो उसके अंदर से हो रही है उस टाइप का मूल्यांकन होएगा, ठीक है। और लास्ट है इसका संगठन। संगठन का मतलब होता है कि जैसे प्रत्यय निर्माण करना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट अगर वो बना रहा है अपने मन में, उसका जो दृढ़ीकरण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम संगठन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है मूल्य समावेशित करना या चरित्रगत करना, मतलब उसको अपने व्यवहार में लाना, इसी को बोलते हैं मूल्य समावेशित करना, ठीक है। दूसरा जो लास्ट हमारा है साइकोमोटर डोमेन। तो ये किसने दिया था, सिम्पसन ने 1972, मतलब इससे पहले ये वाला जो साइको डोमेन था वो पहले आया, उसके बाद इमोशनल वाला
भावनात्मक वाला उसके बाद आया था। ठीक है, तो इसमें क्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर, शारीरिक हलचल, समन्वय, मोटर कौशलों के क्षेत्र शामिल था। मतलब बच्चे का विकास प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को रखा गया था साइको डोमेन में। ठीक है, तो इसके भी देखिए अलग अलग पार्ट हैं, इसमें भी बोध है। अब देखिए साइकोमोटर में कैसे बोध होगा कि महसूस कर सकने वाले संकेतों का उपयोग कर मोटर गतिविधि, जैसे बालक को हम अगर वो दिखाते हैं कोई झुनझुना बजाते हैं तो वो ऐसे हिलने लगता है, तो और इसका मतलब उसको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, शीघ्रता कार्य करना, जैसे अगर किसी ने जोर की आवाज़ निकाली तो बच्चा क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, मार्गदर्शित प्रक्रिया वगैरह हो गया, नकल करना। ठीक है, मार्गदर्शित प्रक्रिया जैसे बोलना सिखाते हैं, तो जैसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो वो बच्चे रिपीट करते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं मार्गदर्शिता प्रतिक्रिया। आप इसको अभी इसके एक चार्ट हमें गिवन है, तो पूरी चार्ट गिवन है ब्लूम की टेक्सोनोमी की। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारा याद हो जाएगा। अभी अगर थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है समझ में तो सुनते रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली है क्रियाविधि। क्रियाविधि में है देखिए एक जटिल कौशल सीखने के मध्यवर्ती अवस्था होती है। ठीक है, सूचक शब्द जोड़ता है, बनाता है, खोल कर अलग करता है, ये चीजें प्रदर्शित करता है सूचक। ठीक है, प्रकट रूप वाली जटिल प्रक्रिया, मतलब जो हम जटिल प्रक्रिया है उसको सीखना। ठीक है, अनुकूलन मतलब उसको अच्छी तरीके से विकसित करना। ठीक है, जैसे नॉर्मल एडल्ट्स करते हैं, जैसे चलना अगर सीख रहा है तो पूरा प्रॉपर उसको सीख गया है बच्चा, इसको हम समझ सकते हैं। और व्युत्पत्ति, लास्ट है व्युत्पत्ति, सृजित करना, नई क्रियाकलापों या पैटर्न को सृजित करना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक और पीछे से है, तो उसमें आपको ये चार्ट में पूरा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मे भी कुछ छूट गई हो, बट इसको एक चार्ट के फॉर्म में नीचे दिया गया है तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति में गणित शिक्षक की भूमिका। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो शिक्षक की भूमिका कैसे होती है। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों, जो ऊपर बताया ब्लूम की टेक्सोनोमी का, उन विधियों का प्रयोग करना और विद्यार्थी को सफलतापूर्वक समझना। ठीक है, ये होता है उनको मोटिवेट करना और उनमें सृजनात्मकता की सोच को विकसित करना। व्यावहारिक जीवन में विद्यार्थियों को बताना। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या है उसका प्रयोग, वो चीज़ बताना। और समय समय पर उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करना, रुचि बनी रहे जिससे। ठीक है, इसको हम TLM भी समझ सकते हैं, उचित शिक्षण सामग्री को। विद्यार्थियों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना। ठीक है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस उनको वो करवाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर रिपीट होंगे, तो आपको वही चीज़ याद करने के लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, गणित शिक्षण में उद्देश्य का अर्थ, व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या है, वही नॉलेज रिलेटेड, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यही चीज़ें तीन चीज़ों में है। ठीक है, तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, ज्ञानात्मक में कैसा उसका भी डेवलप होगा, भावनात्मक मतलब इमोशनली, और फिजिकली उसका कैसा डेवलप होना चाहिए वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव वही चूज करेंगे जो हमने ऊपर ब्लूम की टेक्सोनोमी में देखा था। जो अगला है वो है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का ब्लूम वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ से आपको वो चीज़ें भी याद रह जाएंगी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसमें देखिए व्यवस्थित क्रम में दिया गया है। तो इसमें देखिए तीन प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है, शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक और मनोज्ञानिक सिद्धांत में। ठीक है, तो वही उसी का रिपीट होगा ये
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम जो है, ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है उसी का रिपीटेशन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में देखिए कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो जो मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया था ऊपर, वो यही चीजें थी। ठीक है, फिर इसका इसका अलग अलग इसमें एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या रहेगा, ज्ञान, नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावनात्मक में ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था और चरित्र निर्माण। ठीक है, तो ये इमोशंस से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। और जो क्रियात्मक पक्ष है या मनोगत्यात्मक भी बोलते हैं इसको, तो उसमें उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत डालना, मतलब इससे फिजिकल चीजें रिलेटेड है। उद्दीपक मतलब उसको कुछ उद्दीपक दिया जाता है तो फिर वो उससे रिलेटेड काम करता है। वही जो मैंने आपको झुनझुना वाला एग्जांपल दिया था, उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिया गया है ज्ञान वाले का, कॉग्निटिव डोमेन का ज्ञान, जानना, फिर है अनुवाद करना, कार्य करना, चयन करना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यहाँ पर से जो अगला टॉपिक है इसी का है, गणित की विभिन्न विषय वस्तु के लिए अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना। ठीक है, तो अधिगम उद्देश्य भी उसी ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ही रिलेटेड रहेगा। तो ज्ञान में देखिए यहाँ पर ज्ञान से रिलेटेड है, तो मैथ्स में क्या होगा कि हमें क्या होगा कि एक बच्चा समकोण को पहचाने, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ना कि हमें त्रिभुज के कोणों का योग होता है, तो एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, इस टाइप से इसको बताना। ठीक है, तो इसमें पता होगा कि इसका 180 है तो वो बता देगा कि तीन समकोण होता है, अगर उसको याद है कॉन्सेप्ट बताया हुआ, तो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र में आ जाता है। प्रयोग का भी दिया गया है, अनुप्रयोग में क्या होता है, आंकड़ों की सहायता से ग्राफ चार्ट का निर्माण करना। ठीक है, चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि ब्लूम द्वारा जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, कॉग्निटिव डोमेन है, उसको क्या है, थ्योरेटिकल से तो एक एक लाइन करके बताया था। तो देखिए ज्ञान में क्या क्या है, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, साधनों का ज्ञान, सार्वभौमिक, तो इसमें क्या होता है, परिभाषा देना, ठीक है, चुनना, बताना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, मतलब कोई चीज बताई है तो उसको दोहराना, जैसे बच्चे करते हैं छोटी क्लासों में, तो ज्ञान होता है। बोध में मतलब उसका अनुवाद करता है, व्याख्या करता है, इसमें इसको कुछ लगभग लगभग चीजें पता नहीं होती है, खाली याद करके बताता है, उसके बारे में बोध नहीं होता है। तो दूसरा है बोध होता है, मतलब उसके व्याख्या कर देता है, क्या चीज बोल रहा है, वो सारा आंसर देता है, अंतर बता देता है, तो उसको बोध के अंदर आ जाता है वो। ठीक है, जो कि निम्न स्तरीय है। उसके बाद है प्रयोग, उन नियमों और सिद्धांतों का क्या करता है, छांटना, पाना, प्रदर्शन करना, मतलब उनका प्रयोग कर लेता है, यूज कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मध्यम स्तर में विश्लेषण, विश्लेषण करने का अर्थ वही होता है, उसको तोड़ के उसको सीखना। ये देखिए सृजन करना भी बोल सकते हैं हम उसको, विश्लेषण को, और उसको संगठित करना, वर्णन करना और पुनः व्याख्या करना। ठीक है, तो अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें क्या रहता है कि बाह्य साक्ष्यों द्वारा निर्णय, मतलब सारांश देना, पूरा लास्ट में उसका सारांश देना। ठीक है, और उचित ठहरना, निर्णय लेना और मूल्यांकन करना। ठीक है, और लास्ट में मूल्यांकन आता है कि वो चीज़ें उसने सीखी या नहीं सीखी, या वो चीज़ का क्या है मूल्यांकन। ठीक है, जो चीज़ अगर वो सीख रहा है, या जो भी जैसे गणित का एक टॉपिक सीख रहा है, कि मूल्यांकन का मतलब कि उसको वो आया या नहीं आया, यहाँ पर उस चीज़ का मूल्यांकन होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे दिया गया है भावनात्मक क्षेत्र का भी दिया गया है, बार आ रही है देखिए, अधिकरण करना, बट इसमें क्या है कि डिटेल में दे रखा है कि इसमें क्या होगा करके। ठीक है, ग्रहण करना, जो इमोशनल एस्पेक्ट है हमारा, इमोशनल डोमेन बोल सकते हैं इसको, तो क्रिया की जागरूकता, बताना, पहचानना, स्वीकार करना, अनुक्रिया, उत्तर देना। ठीक है, अनुमूल्यन,
स्वीकार करना, भाग लेना, ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें और होंगी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब परिवर्तन, संगठित करना, वर्णन करना, और मूल्य समूह का विशेषीकरण, कार्य करना, हल करना, दोहराना, बदलना, ठीक है। यह मूल्य समूह का विशेषीकरण होगा, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ वैल्यू कॉम्प्लेक्स, मतलब एक वो बनाना कि उसको जनरलाइज करना, ठीक है, या फिर करेक्टराइज मतलब उसको अपनाना, क्योंकि ये भावनात्मक क्षेत्र की बात हो रही है ना, इमोशनल डोमेन की। तो इसका लास्ट में उद्देश्य क्या होता है कि ये सब चीज करके वो चीज उसके अंदर आ रही नहीं आ रही, वैल्यूज को वो करेक्टराइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने बोला कि सत्य बोलना अच्छी बात है, इसके टॉपिक पे कर रहे हैं, तो अंत में उसका करेक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही, वो चीज इसमें आती है। उसके बाद लास्ट है हमारा मनोचालक क्षेत्र। इसमें आपको मैंने बता दिया कि जो हमारा साइकोमोटर है, मनोगत्यात्मक या मनोचालक भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यक्षीकरण होता है सबसे पहले, ठीक है, इसमें निर्माण करना, चित्र बनाना, ठीक है। उसके बाद व्यवस्था, मानसिक स्तर पर प्रारूप बनाना, ठीक है। उसके बाद है निर्दोषात्मक अनुक्रिया, पहचानना, कार्य प्रणाली मतलब मरम्मत करना, अभ्यास करना, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया मतलब जोड़ना, सृजन करना आदि इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट वाला थोड़ा कम है उसके मुकाबले, बट ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आ सकता है। इतना ही करते हैं क्या, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो वाली टॉपिक करने वाले हैं। जो अभी तक किया वो भी इम्पोर्टेंट था, बट उससे कम ही मार्क्स के क्वेश्चन दिखते हैं, बट इससे जो रचनावाद है, विधेयवाद और है, उससे बहुत बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिव वर्सेस इनएक्टिविस्ट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनसे भी आता है, और ये किसने दिए हैं, हमारे तीन जो फेमस यहाँ पर शिक्षा शास्त्री है, जिन प्याजे हैं और वाइगॉस्की है, ठीक है। तो इनके रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये पेडागोजी के लिए, और सीडीपी के में भी इनका आता है, ठीक है। सीडीपी में जो 30 नंबर का होता है फर्स्ट पार्ट में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्याजे और वाइगॉस्की से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।